आज हमारा ये डे 10 है और एवरी डे हम कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे हैं और मेरे हिसाब से शायद ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कर रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के 4 पार्ट्स हैं, सारे बच्चे जानते हैं। 4 पार्ट्स में सबसे पहले होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये हमारा खत्म हो गया है। दूसरा वाला होता था फिजन ऑफ बॉन्ड। अच्छा, अभी ये नहीं हुआ ना, फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो ये 2 टाइप का होता था बेसिकली, परमानेंट और टेम्पररी, है ना, परमानेंट और टेम्पररी। दूसरा वाला क्या होता था हमारे पास, टेम्पररी। परमानेंट 3 टाइप्स का होता था, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। ये खत्म हो गया। अब कौन सा वाला रह गया है बताओ हमारे पास, फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला है वो होता है फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा वाला जो होता था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट होता था, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। और फोर्थ वाला होता था इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो यानी कि हमारे पास पहला वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वी हैव डन। ठीक है, कल थोड़ा सा एक बच्चे ने बीच में पूछ लिया था आइसोमेरिज्म, इसलिए मैंने करा दिया था। बाकी मैं अभी इसको करा रहा हूँ आपको और इसको करा रहा हूँ, है ना। 2 पॉइंट आज कर लेंगे तो ये कल हो जाएगा आपका। तो एक रिएक्शन मैकेनिज्म कल खत्म हो जाएगी, फिर हमने आइसोमेरिज्म कल कर ली थी, उसी को कंटिन्यू नेक्स्ट से कर लेंगे। ठीक है, और ये संडे हो या मंडे क्लास चलती रहेगी, नॉन स्टॉप 7 डेज चलेगी ऑर्गेनिक क्लास, तो ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पार्ट जो है अलग से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मैं फिजिकल की सीरीज लेकर के आऊँगा। फिजिकल में हम लोग क्या करने वाले, फिजिकल केमिस्ट्री में, कि हर चैप्टर को छोटे में शॉर्ट्स में पढ़ाएंगे उसको, और उसके बाद उस पर बेस्ड टॉप 10 न्यूमेरिकल्स किया करेंगे, जिससे कि आपको बड़ा इजी हो जाए और एक सेलेक्टिव आपको पता लग जाए कि ये चीज़ें हैं। इसलिए चाहे कोई भी स्टूडेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको कि ये क्लास आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव क्लासेस हैं। और जितना बार भी आपका नीट का, IIT JEE का आएगा, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ दिखेंगे। और GOC तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक में कमांड लानी है तो आपके लिए ये वाला पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। खैर चलिए हम लोग चलते हैं। पहले आपको मैं समझाता हूं फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आज हम जल्दी से 2 टॉपिक खत्म करते हैं। एक तो करने वाले हैं फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड एक करने वाले हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। कोशिश करते हैं। अभी देखो, फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी मान लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म हो रही है, हमने स्टार्टिंग यहां से की थी, आपको पता ही है, और बार बार जल्दी में हम लोग इसको रिएक्टेंट बोल देते हैं। एक्चुअली में रिएक्टेंट नहीं होता है। रिएक्टेंट 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट को बोलते हैं हम सबस्ट्रेट और दूसरे वाले को बोलते हैं रिएजेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसको बार बार कहने में, 2 नाम कहने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सीधा ही सीधा बोल देते हैं जल्दी में रिएक्टेंट। बट आप ये समझिए कि रिएक्टेंट जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। अब देखिए, रिएजेंट एक अटैकिंग स्पीसीज है। ये कब अटैक करेगी, जब पहले बॉन्ड तो ये टूटे, जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये अटैक करेगा। मान लो अगर ये बॉन्ड टूटे ही ना, तो क्या ये अटैक करेगा, नहीं करेगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है इस बॉन्ड को टूटने की होती है, तो इसको बोल रहे हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। अब मान लीजिए ये इसके टाइप हैं 2 तरीके के। या तो ये बॉन्ड जो हमारे पास AB का बॉन्ड है, चाहे तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे करके टूटे, चाहे तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे करके टूटे, या फिर मान लो ये बॉन्ड कुछ ऐसे करके टूटे। तो इसके बेसिस पर हम इसको 2 तरीके के क्लीवेज बोलते हैं या फिजन बोलते हैं। फिजन या क्लीवेज एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा, मतलब टूटना। अब देखो ये तो यहां बन गया,
ये निकल गया। अब जो बना होगा उसमें इस तरीके का कहीं ना कहीं फ्यूजन फिजन रहा होगा, तो फिजन या क्लीवेज, तो इस वाले क्लीवेज को बोलते हैं, यानी कि जो ये फिजन है 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फिजन, एक ही बात है, ठीक है। बार बार मैं अगर कोई दूसरा नाम लूं, मतलब क्लीवेज बोलूं, फिजन बोलूं, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसका मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। अब फ्री रेडिकल कब बनेंगे? अब देखो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल का मतलब होता है जब 2 सेम एटम है। पहली चीज, ये जो हम ऐसा कर रहे थे ये गड़बड़ हो जाएगी इस टाइप में, तो होमोलिटिक फिजन वहीं होंगे जहां पर 2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, समझ रहे हो ना। अब मान लीजिए 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ऐसे जो 2 एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग है, तो बताइए होमोलिटिक फिजन कहां पे होगा? होमोलिटिक फिजन कहां पे होगा? जब 2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वहां पे। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं एक एग्जांपल के तौर पे कि CH3 है, मान लो मैं आपसे पूछूं क्लोरीन क्लोरीन है, तो कौन सा क्लीवेज होने वाला है इसमें? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो कार्बन की, इधर भी देखो कार्बन की, क्लोरीन की देखो। अब आप देख क्या पा रहे हो कि भाई जब 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी तो टूटेंगे कैसे? ये जो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, एक एटम अपनी तरफ खींच लेगा, दूसरा एटम अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस तरीके के क्लीवेज को ये होता है हमारे पास सनलाइट में। तो इसमें कौन से बॉन्ड बनते हैं? कौन बच्चा बताएगा? फिश हुक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनते हैं? मच्छी पकड़ते थे ना पहले, मछली जो भी है फिश पकड़ते थे, तो ये चीज है। तो ध्यान रखना, फिश हुक बॉन्ड बोलते हैं इसको, फिश हुक बॉन्ड। मतलब कहने का ये हुआ कि शेयर्ड पेयर का एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, दूसरा एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकल गया लेकर के, तो इसके इस तरीके के बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं HCl, अब आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होती है। तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है कौन खींचेगा अपनी तरफ? क्लोरीन खींचेगा। कैसे पता लगा आपको क्लोरीन खींचेगा? इसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो जिसकी ज्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को, दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब दोनों को खींच लेगा तो इस पे होगा प्लस और इस पे होगा माइनस। लेकिन कई बार डेल्टा इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, पार्शियली चार्ज आया हुआ है। तो बताओ आपको इसमें क्या समझ में आया? आपको 2-3 चीजें समझनी है कि कोवलेंट बॉन्ड का जो फिजन है वो 2 तरीके से होता है। एक को क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक, और दूसरे को क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक। अब पता होना चाहिए कि होमोलाइटिक क्लीवेज कहां पे होगा? सेम एटम के बीच में। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहां पे होगा? और क्या आपको पता होना चाहिए कि जहां पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा वहां पे कौन सी स्पीसीज बनेंगी? बोलो। जहां पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा वहां पे क्या बनेगा? कैटाइन एनाइन। क्या क्या बनेंगे? माइनस प्लस। और यहां पे क्या बनने वाले हैं? फ्री रेडिकल। यहां पे क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल को आप क्या बोलते हो? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे बेसिकली? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा सा यहां तक नोट कर लो, बस, है ना, ज्यादा तो उतना नहीं है, इतने में ही थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्विक रिकैप करना है और जल्दी जानना है, फास्ट चलना है, ताकि हमारी चीजें आगे ज्यादा हों। अब फ्री रेडिकल की रिएक्शन ज्यादातर कहां पे पाई जाती है? कौन बच्चा बताएगा? किसकी प्रेजेंस में होती है? फ्री रेडिकल को आप डेल्टा देते हो या एच न्यू देते हो, किसकी प्रेजेंस में होती हैं? एच न्यू। कोई बच्चा बताएगा एच न्यू की प्रेजेंस में क्यों बनते हैं फ्री रेडिकल्स? एच न्यू मतलब सनलाइट,
अब डेल्टा, इसको तो डेल्टा दिया, डेल्टा मतलब हीट, थर्मल हीट, ये सनलाइट। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं ऐसा क्यों, अच्छा पता है आप लोगों को, एक Cl2 बॉन्ड है, एक HCl बॉन्ड है, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है? इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है? Cl2, ठीक है ना। तो एक बार बताओ, ये तो आराम आराम से ब्रेक होगा, और ये तो इमीडिएटली हो गया क्योंकि ये वीक था। वीक क्यों है? आपसे कोई पूछे कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग है? नो, स्ट्रॉन्ग लगाना है कोवलेंट। और आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? क्यों भाई? आप टेम्परेचर दे रहे हो, पहले जो है टेम्परेचर दे रहे हो पानी गर्म करने के लिए। जैसे मान लो विंटर में क्या करते हैं, जनरली रॉड से पानी गर्म करते हैं, तो टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हो। अब जब टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आयोनिक कंपाउंड का, बट स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? यहीं से देख लो ना, यहां से चेक करो इन दोनों बॉन्ड में से कौन। तो H इसलिए देते हैं ताकि वो आराम आराम से धीमे धीमे रिएक्शन होती है, स्लो प्रोसेस। अब मान लो आपको जल्दी करनी है, फास्ट करनी है, तो फिर ये वाला करना होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे पास फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। हाँ लो, लिखते सारी चीजें रहो ताकि थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लगता रहे, और जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं रुक जाऊंगा। अब जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अब इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है इसलिए वहां पे थोड़ा रुकेंगे, आराम आराम से करेंगे। उनसे एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इंटरमीडिएट से। चलो तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं इनसे, आप नोट करो। अब मुझे आप लोग बताओ कि इसमें किस तरीके का क्लीवेज होने वाला है? होमोलिटिक, कंफर्म हो गया? अच्छा ठीक है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा क्लीवेज हो सकता है, पॉसिबली कौन सा है? पॉसिबली कौन सा है? हेट्रोलिटिक। कंडीशन ज्यादा किसकी जा रही है? आपको कैसे पता लगा? भाई हमारे टूटने के कौन से बॉन्ड ने, देखो या तो यहां से टूटे, जब यहां से टूटेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया, और इसका क्या हो गया? कम। या तो यहां से टूटे, अब अगर मान लो यहां से तोड़ रहे हो तो आइडेंटिकल हो गया, चाहे मैं यहां से तोड़ूं यहां से तोड़ूं, बात तो एक ही है। तो पॉसिबली कौन सा डोमिनेट कर रहा है इफेक्ट यहां पे? हेट्रोलिटिक। कौन सा वाला करेगा? हेट्रोलिटिक। तो पता है यहां पे डेल्टा का यूज करना है। और बताओ, इन दोनों को मैं तोड़ के बता रहा हूं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। आपको यह बताना है कि इन दोनों में से जो मैंने लिखा है सही कौन सा है। मतलब इस बॉन्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूं इस बॉन्ड की डायरेक्शन यूं होनी चाहिए, ए वाली होनी चाहिए, या फिर बी वाली होनी चाहिए। बताओ बताओ बी। ये देखो ये वाला कौन सा है? ये वाला है अपने ए के हिसाब से, और ये वाला है अपना बी के हिसाब से। कौन सा करेक्ट है ये बताना है। बी वाला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कार्बोएनाइन, मिथाइल कार्बोएनाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री से। अब देखो ये यहां पे कार्बोकैटाइन है, कार्बोकैटाइन कब स्टेबल होगा? जब वहां पे प्लस आई इफेक्ट लगा होगा। तो कौन सा सही है? फर्स्ट वाला। सेकंड गलत हो जाएगा। सेकंड गलत क्यों हो गया बताओ? आपको पता है कार्बोएनाइन को कौन फेवर करता है? कार्बोएनाइन को कौन फेवर करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कार्बोएनाइन को कौन फेवर करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और यहां पे क्या लगा हुआ है? रिलीजिंग ग्रुप। समझ रहे हो ना थोड़ा सा? अब देखो किसी के पास पता लगा बहुत सारे पैसे हों और वो ये और पैसा दे, तो फिर मतलब ना ये प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम क्या? अनस्टेबल रहेगा। अब पता लगा किसी के पास कम पैसे हैं पहले से ही, और ये एक देने वाला मिल जाए उसको, तो बड़ी तसल्ली सी होगी। समझ रहे हो ना?
और यहाँ इसके पास पहले से ही पैसे हैं और कोई देने वाला मिले तो इसकी ये वाला इसकी कीमत नहीं समझेगा कि क्या चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन किससे होगा, देखो ना ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिपल्सन, रिपल्सन बढ़ेगा, इस पे ध्यान रखना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन से बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बस समझ रहे हो ना। तो ये कार्बोकैटायन से कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, रिलीजिंग ग्रुप। तो ये स्टेबल है या नहीं है, तो ये स्टेबल है। एक क्वेश्चन और फिर आगे चल रहे हैं। मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं इस वाले मॉलिक्यूल्स में किसकी पॉसिबिलिटी है, कौन से इफेक्ट की पॉसिबिलिटी है, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक, दोनों। किसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी इसमें, दोनों। क्यों, मान लो बॉन्ड इसमें दो तरीके के हैं, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2। अब मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड नंबर 2 तोड़ना है मुझे, बी तोड़ना है, होमोलिटिक होगा, वेरी गुड। अगर मान लो मैं आपसे कहूं बॉन्ड नंबर ए तोड़ना है मुझे, तो हेट्रोलिटिक होगा। अब मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट लिखिएगा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। देखिए हम 2-3 तरह की इंटरमीडिएट करने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट होती है अपने कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। दूसरी वाली होती है कार्बोनाइन। तीसरी वाली होती है फ्री रेडिकल। फोर्थ वाली होती है हमारे पास कार्बिन। एक होती है हमारे पास नाइट्रीन और एक होती है हमारे पास इलाइड। थोड़ा सा इसको भी कर लेंगे ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आईआईटी वाले बच्चों के लिए कई बार बेंजाइन भी आ जाती है। तो अब इनके अलावा कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बची। हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे बेंजाइन के बारे में भी। ये इतनी सारी इंटरमीडिएट्स होती हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज की जाती हैं। प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ कुछ रिएक्शंस में इस तरीके की इंटरमीडिएट्स पाई जाती हैं और हर रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनती है। वॉटएवर इनमें से कोई भी बन सकती है, कोई भी एक बन सकती है। कई रिएक्शंस में दो दो बन जाती हैं बीच में। तो ये भी हम सीखेंगे नेमिंग रिएक्शन वगैरह में जब अप्लाई करेंगे चैप्टर्स को, है ना। तो फर्स्ट वाला डाल लीजिएगा कार्बोकैटाइन। 1 बाई 1 करके करते हैं। कार्बोकैटाइन, नंबर 1 है हमारे पास। कौन बच्चा बताएगा इसका दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोकैटाइन का दूसरा नाम क्या है, और बोलो। अच्छा, जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रखा है, बताओ जब पॉजिटिव किसी पे आ जाता है तो क्या बोलते थे उसे, मेटल के नाम को क्या बोलते थे, IUM, EM, है ना। और अगर मान लो नेगेटिव आ जाता था तो क्या बोलते थे उसे, 8, प्लेटिनेट, प्लेटिनियम बोलते थे, नहीं बोलते थे कोऑर्डिनेशन में। ऐसे ही यहां पे बताओ क्या बोलते हैं इसको। एक बार पता है मेरे एग्जाम में आ गया कार्बोनियम की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। अब मैं कंफ्यूज, क्योंकि मैंने तो कार्बोकैटाइन पढ़ा, अब की बात नहीं बता रहा हूं, आप जैसी एज में था तब की बात बता रहा हूं। तो मैंने देखा BSc पार्ट 1 में पार्ट 2 में था, तो मैंने भैया ये क्या आ गया पता नहीं है। तो इसका दूसरा नाम जरूर ध्यान रखो। वो तो सही था, कैटाइन लगा था, नहीं तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसका कुछ ऐसा और तो नहीं होता है कुछ नया नाम, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कार्बोकैटाइन मतलब कार्बोनियम इसी को बोलते हैं, क्योंकि कैटाइन आता है, ध्यान रखना। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीथेन है, हमने कोई बेस डाल दिया। बेस क्या करता है, ध्यान रखना आप लोग, कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम है, हाइड्रोजन को हटाने का काम है बेस का।
मान लीजिए हमने बेस डाल दिया, तो बेस डालने पर एक हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गया। तो जब रिमूव हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो मैं आपसे पूछूं तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन है, ध्यान रखना। ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं, क्योंकि एक मिथाइल आएगा हम उसको 1 डिग्री, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, ध्यान रखना। अब यहां क्या होने वाला है, हाइड्रोजन कम होने वाले हैं। जितने हाइड्रोजन कम होते रहेंगे मिथाइल ग्रुप जुड़ते रहेंगे। तो यहां पे जो नेक्स्ट वाला है हमारे पास, आप देख रहे हैं जो कार्बोकैटायन वाला कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 डिग्री है। अब क्या होने वाला है, यहां से हाइड्रोजन जाता रहेगा, मिथाइल आता रहेगा। तो आप लोग जो देख पा रहे हो, दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यानी कि हमारे पास 0 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे कोई भी मिथाइल फर्दर नहीं लगा हुआ है। और इसको 1 डिग्री, एक मिथाइल है, यहां पे देख रहे हो आप 2 मिथाइल हैं, यहां पे देख रहे हो आप 3 मिथाइल हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपको उसके आंसर देने। नंबर 1 क्वेश्चन है मेरा कि जो कार्बोकैटायन है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, बताओ। 6। कैसे पता किया आपने, बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6। अब कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे इसमें नहीं पता लग रहा, पता लग रहा है ना आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 किसके हैं, कितने हैं इसमें, कॉमन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कोई बच्चा कहे सर मुझे यहां नहीं पता लग रहा, तो यहां पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे लिखा हुआ है CH3 C कैटाइन H और ये H, इसको 1 डिग्री बोल रहे थे। देखो कॉमन चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लो मैं आपको पूछूं इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। कैसे पता किया आपने, कार्बन का वैलेंस, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट कितने जुड़ रहे हैं, प्लस का क्या करते हो आप लोग /2, कितना हो गया यहां पर 3, मतलब sp2। अब देखो कॉमन चल रहा है। मान लो कोई बच्चा कैसे 3 डिग्री में कैसे देखते हैं, तो 3 डिग्री में हम ऐसे देखते हैं, ये हो गया कार्बन 4, ये मोनोवेलेंट है 1 2 3, और प्लस का माइनस करते हैं y2, तो हो गए 3, मतलब sp2। मतलब जो है अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें कॉमन जनरल, तो कौन सा होता है, चाहे फिर वो 1 डिग्री है, चाहे 2 डिग्री है, चाहे 3 डिग्री है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ, sp2। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, बताओ, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री या शेप कुछ भी बता दो, दोनों एक ही होने वाली हैं इसकी, बताओ। sp2 में ये देखो लॉन पेयर है क्या, इसमें कार्बोकैटायन में लॉन पेयर है, नहीं है। हमने कितने कैलकुलेट किए हैं 3, और यहां कितने जुड़े हुए हैं 3, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है 0 का, तो लॉन पेयर इसमें। और जब लॉन पेयर नहीं होता है तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरा नाम क्या होता है इसका, ट्राइएंगुलर, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइएंगुलर। तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या फिर बोलते हैं ट्राइएंगुलर। तो इसकी ज्योमेट्री हो गई। अब मैं आपसे इसी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ जरा, इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। एक चीज नोट में लिखनी होगी आपको, नोट क्या चीज है, नोट में ये है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सारे बच्चे जानते हैं, इसको हम डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। अच्छा चलो शुरू हो जाओ, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा,
क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर रिलीजिंग ग्रुप कितने लगे हुए हैं? 3। ठीक है ना। अब देवेश से एक क्वेश्चन है, देवेश को ये बताना है कि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, देश 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 देश, तो इसका बेस क्या है? किसके बेस पे आप कह सकते हो कि ये ज्यादा स्टेबल है? तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर 3 रेजोनेंस, और नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नहीं, जो मैंने ऑप्शन दिया उसमें से बताओ। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बताओ किसके बेसिस पे है? कौन बच्चा बताएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको पता है बच्चे यहां लिखे आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाना है। इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है लग रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से पहले हम किसको चेक करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को, ये ध्यान रखना है। वही है, हाइपर कॉन्जुगेशन ही है वो। इसमें कितने अल्फा है बताओ? 9 है ना। तो 9 मतलब कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। सही है ना। बस इंडक्टिव इफेक्ट मत लगा देना कोई बच्चा, क्योंकि डायरेक्ट देखता है अच्छा 3 मिथाइल हैं, लगा दो इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये नहीं करना है आपको। तो देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया 3, अच्छा यहां लिखना है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। अब ये रिएक्शन हो रही है या विदाउट रिएक्शन है? विद रिएक्शन है या विदाउट रिएक्शन है? तो विदाउट रिएक्शन में स्टेबिलिटी कैसे होती है, डायरेक्टली या इनवर्सली? जो 11th में टीचर पढ़ाते थे आपको, कैसे पढ़ाते थे? स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा दो रिएक्टिविटी। क्यों बताते थे वो? और रिएक्शन हो नहीं रही है। अब जब रिएक्शन नहीं हो रही है तो कैसे बनाओगे आप लोग? इनवर्सली। अब पता लगा रिएक्शन हो रही है तो डायरेक्टली। नहीं बात समझ में आई? तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा इसी में? अरे उसमें पूछ रहे ना इसमें। अब तो ये सीधे लिखे हुए हैं, बताओ रिएक्टिविटी के काम कौन ज्यादा ज्यादा करेगा? रिएक्टिविटी है ना, लिखिएगा एक बार रिएक्टिविटी। तो हो जाएगा हमारे पास मिथाइल कार्बोकैटायन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना करो। अभी 2 मिनट देखते रहो, फिर मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, है ना। अब देखो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में ये क्वेश्चन ना तो नीट में आता है ना IIT JEE में आ जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया। किसी जमाने में आ जाता था ये, लेकिन अब तो नहीं आता एटलीस्ट। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ओवरऑल देख लेते हैं एक बार कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसको लिखना जरूरी है। देखना है इसमें नया क्या है। बहुत ही नया है जो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट इसमें। चलो अगर इनमें मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इन दोनों में पूछूं तो कौन ज्यादा स्टेबल है? बोलो। पहला का। क्यों? ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। फिनाइल क्या होता है? प्लस रेजोनेंस माइनस रेजोनेंस, तो यहां पे प्लस भी लगाएगा, और प्लस लगाएगा तो कितने हैं यहां पे? बोलो 3।
और इन दोनों में देखा जाए, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि अल्फा नहीं है, यहां रेजोनेंस लग रहा है, इन दोनों में रेजोनेंस। ठीक है, देखो ये कैसे पता है आपको, ये फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं 3, समझ रहे हो, इस तरीके से है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में बताओ, अब ये होगा, है ना। अब बताओ इन दोनों में, अब गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, जो बच्चा कह रहा है मेरी केमिस्ट्री सही है वो भी इधर लगा जाता है क्योंकि वो सोचता है रेजोनेंस है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली के हिसाब से ये ज्यादा होता है, ध्यान रखना। और इसको बिल्कुल ध्यान रखो, ये 1 डिग्री से ज्यादा होता है, ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ले लिया गया है। फिर ये ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों की स्टेबिलिटी लगभग सेम है, और फिर ये है। अब देखो ये इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड मतलब ये, अच्छा इसमें अल्फा कितने 2 और इसमें अल्फा कितने 3, नहीं बात समझ में आई? इंडक्टिव इफेक्ट तो उसमें ही ज्यादा है जो आप सेकंड वाला बता रहे हो, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से पहले क्या देखते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा तो ये सबसे लास्ट में होगा, तो एक बार लिख लो और इसको बिल्कुल याद कर लो। देखो यहां से गलती होती है स्टूडेंट पे, यहां से जब वो ऑर्डर लगाने के लिए देता है तो पहले बच्चा क्या करता है, इसको 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 लगा देता है, फिर इसको लाता है, वो यहीं गड़बड़ हो जाता है। ओ एक बार नोट करिएगा, ये हमारे पास ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा दूं, एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। चलो आप लोग भी शुरू हो जाओ, बताना है आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बोलो प्रतिभा, बोलो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो भाई, बोलो अरमान। वेरी गुड, अब रीजन हो बता दो, ये तो करेक्ट तो सही कर लिया, रीजन हो बता। नहीं आपको याद तो बहुत रहती है, इसका तो तारीफ काबिल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है पास में, वो भी तो रहना जरूरी है। अच्छा ये बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग कौन सी है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग कौन सी है? और वो अपने ऊपर क्या चाहेगा? नेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा क्या चाहता है अपने ऊपर? नेगेटिव। और आपने क्या रख दिया उसके ऊपर? तो स्टेबल रहेगा क्या? तो सबसे ज्यादा खुश कौन है यहां पे? ये रहेगा, ध्यान रखिए, वही है, रीजन एक ही बता रहा हूं। नहीं पूछो पूछो पूछो। मैं समझ गया, देखो इसमें भी पता है क्या है, जो आपकी बात है मैं समझ गया, 1 मिनट दो बस। वो वाला क्वेश्चन ये चल रहा था, इसको ले लेते हैं दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ले लेते हैं दोबारा से, कर लो। मैं तो चाहता हूं कि क्वेश्चन करके आओ, मेरी एक ही चीज है कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए वहां पे। बाकी हम कई बार कर लेंगे चीजों को, और कर भी रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन ना बहुत बार आता है और बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं या थोड़ा ध्यान नहीं देके जाता है बच्चा। अब शुरू हो जाओ, चलो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बोलो भाई। हाँ भाई आप भी बोलो जरा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? देखो आप गड़बड़ कर रहे हो, ये तो पता नहीं कितनी बार मैंने करा दिया। बोलो बोलो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? हाँ भाई बोलो रोशनी। अरे बिल्कुल रोशनी का सही है भैया, बाकी बच्चे भी बोलो। बिल्कुल सही है एकदम से। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है?
कौन सा? अच्छा बताओ। बिल्कुल सही। थर्ड के बाद? थर्ड के बाद कौन सा होगा? इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। इसमें कौन सा है? sp। इसमें कौन सा है? sp3। इसमें कौन सा है? आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, तो ये आ गया। अब फिर कैसे करोगे डिसाइड? वेरी गुड। मैंने ये बताया था कि एक रिंग आ रखी है और एक ये आ रखा है, तो एलिफेटिक वाले को लेंगे। ये याद है बच्चों को सबको? वो सारे आंसर सही दे रहे हैं। देखो थर्ड के बाद ये फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद कौन सा है? वेरी गुड, बस आ गया आंसर। याद है इनको सबको? ये एक ही बात बोलता हूं मैं किस तरीके से, वो बात आपको एक बार में याद रखनी है। हाँ जी बिल्कुल सही है सारे बच्चों का, ये वाली बात। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, बार बार समझिएगा। बच्चे गड़बड़ी किस में करते हैं? इसमें और इसमें। फिर कह रहा हूं मैं, जैसे ही आगे एक क्वेश्चन, अप्रोच सही लगाएंगे, शुरुआत सही करेंगे, यहां कर लिया, अब बेवजह फंस रहे हैं। sp2 ये आ गया, sp2 ये आ गया, आप किसको निकालें? तो आपको पता है रिंग वाला जो है वो अनस्टेबल रहता है। और यही क्वेश्चन अब मैं कार्बेनाइन में कराऊंगा आपको, तो दूसरी इंटरमीडिएट डालिए कार्बेनाइन। चलिए कार्बेनाइन में कराऊंगा अभी थोड़ा सा, इसी को एक बार करिए तो। कार्बेनाइन दूसरा वाला आया इंटरमीडिएट हमारे पास, कार्बेनाइन। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, और कार्बेनाइन पे मैं काफी सारे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि इससे काफी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और रह गया उसमें इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखता हूं कौन बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है इसका। एक क्वेश्चन ये और आ जाता है, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा? हैं? क्या बताऊं? दोनों में। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, अब बताओ कौन सा आंसर है? बोलो भाई, बोलो बोलो, आप लोग भी बोलो। नया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोल तो सकते ही हैं। बोलना भी चाहिए। एक बार दोबारा बता रहा हूं, देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसको एक लाइन बना लो दिमाग में कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उस पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। सही है। अब देखो इन दोनों में से मैं चाहता हूं हर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। बार बार मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? ऑर्गेनिक पे। क्यों? मुझे पता है कहां पे प्रॉब्लम करेंगे, कहां पे गलती करेंगे, वो सारी चीजें थोड़ा सा आइडिया है। पिछली बार भी जो है ऑर्गेनिक के आ गए थे तो घूम गए बच्चे, तो इसलिए ना घूमे, बार बार ध्यान दे रहा हूं चीजों पे कि थोड़ा करो। अब जैसे इन दोनों में से कौन बच्चा बता रहा है, इन दोनों में से विच वन इज द मोर स्टेबल? विच वन इज द मोर स्टेबल? बोलो, इतना टाइम हो गया आप लोगों को मेरे साथ। सेकंड आंसर होगा? नहीं होगा, सेकंड आंसर बिल्कुल नहीं है। आप हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा पा रहे हो, और क्या करोगे बताओ? अब मुझे बता दो ये एल्कीन है या नहीं है? ये एल्कीन है। एल्कीन से कितने अल्फा हैं? 3 अल्फा हैं। अब मुझे बता दो ये एल्कीन है या नहीं है, और ये कितने अल्फा हैं? अभी तक मैं कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहा कि आप लोग कर पाओगे। क्यों करवा रहा हूं उनको रिपीट? अरे क्यों लगा रहे हो आप प्लस आई इफेक्ट? कुछ बात समझ में आई नहीं आई? ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन आते हैं 20 में से बच्चा 10 ही क्वेश्चन करके आता है सही, 10 क्वेश्चन गलत कर देता है, वो भी होते छोटे छोटे। बैजनाथ का बिल्कुल सही है, बैजनाथ का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही है, यानी कि वो थोड़ा ऑर्गेनिक पे उसकी बढ़िया अप्रोच है। भाई आप यहां पे प्लस आई इफेक्ट लगा ही नहीं सकते। जब आपको पता है अल्फा लग रहा है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो आप प्लस आई इफेक्ट क्यों लगा रहे हो? तो एक क्वेश्चन आपका गलत जा चुका है, अब ये वहां गलत ना जाए इसका ध्यान रखना। चलो चलो शुरू करें आगे। अब वो तो सही था, मुझे याद आ गया ये क्वेश्चन, मैंने कहा एक बार करा देता हूं।
देखो आवाज नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो। कार्बेनाइन देखिए क्या होता है, जैसे 1 डिग्री है, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं इसको। 1 डिग्री है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है बोलो? 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है बोलो? ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। और ये कार्बेनाइन कौन सा डिग्री है बोलो? 3 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, आप बताइएगा इसका। नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 8। वेरी गुड। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देख रहे हैं हम लोग? ये हो गए 1 2, और इसको ओपन कर लेता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। देखो ध्यान दो, यहां ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 8। सही है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें कार्बेनाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अरे वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन। सबको पता है ना, या करके दिखाऊं? पता है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? कार्बन के सेंट्रल एटम के 4, मोनोवेलेंट कितने? 1 2 3। माइनस का क्या करना है? +/2। कितना आ गया? 4, मतलब sp3। अच्छा, इसकी शेप और ज्योमेट्री अलग होंगी, सेम होंगी? अलग हो जाएगी। तो ज्योमेट्री बताओ इसकी क्या होती है? गलत जवाब। ज्योमेट्री एक शेप होती है, वो पिरामिडल होती है। अब मैंने क्वेश्चन कहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होगी, तो BSEPR थ्योरी क्या बताती है? ज्योमेट्री या शेप? BSEPR थ्योरी क्या बताती है? ज्योमेट्री या शेप? गलत जवाब, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। BSEPR थ्योरी डिटरमाइन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्री तो पहले से ही होती है। कोई बात नहीं, तो उसमें लॉन पेयर नहीं लगाए होंगे, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लॉन पेयर नहीं लगाए होंगे। अब मान लो लॉन ज्योमेट्री, देखो ध्यान दो, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। और शेप क्या होने वाली है? पिरामिडल। कई बार ना जैसे किसी बच्चे ने बोला तो वो चला जाता है। देखो ध्यान से सुनो, ये आ गया हमारे पास। अब मान लो मैं आपसे पूछूं इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? हाँ भाई बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आवाज नहीं, लाइव चल रही है वैसे भी। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ? तो क्या कहोगे? प्राइमरी मतलब 0 ले लेते हैं, मिथाइल 1 2 3। सही है, तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल कार्बेनाइन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हम और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नोट क्या लिखने वाले हो आप लोग? इसमें कौन सा नोट लिखोगे बताओ? नोट का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसमें मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो यहां पे अगर हम देखें तो ये आंसर होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे
उतना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बेनाइन, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके। अब बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इन मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? कौन बच्चा बताएगा? अब यहां पे क्या है कॉन्सेप्ट कि ध्यान रखना, जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो ये CO2 रिमूव होती है, और रिमूव होने के बाद जो इसमें इंटरमीडिएट बनती है वो कार्बेनाइन बनती है ऑलवेज। ये ध्यान रखना है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का केस आ रहा है तो वहां पे क्या होता है, वो CO2 हीट करते हैं तो वो निकल जाती है, और निकलने के बाद पहले यहां बीच में जो इंटरमीडिएट बनती है उसको बोलते हैं कार्बेनाइन। तो बताओ इनमें सब में कार्बेनाइन आ जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी रिंग स्टेबलाइज करेगी? बिल्कुल सही आंसर है, रोशनी का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आंसर होगा 1 2 3। अब देखो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, इस क्वेश्चन को कौन बच्चा बताएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? कौन बच्चा बता रहा है इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बोलो। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बननी है, यहां पे बनेगा, यहां बनेगा, और आपको पता है डिस्टेंस वाइज DNP रूल को फॉलो कराएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास है, ये थोड़ा दूर है, ये बिल्कुल ही दूर है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। एक क्वेश्चन और, अब बताओ इन दोनों में से विच वन इज द मोर स्टेबल? विच वन इज द, आवाज नहीं, विच वन इज द मोर स्टेबल? बताओ भाई, बैजनाथ बोलो, बोलो अलमस, इसका आंसर क्या होगा? विच वन इज द मोर स्टेबल? अब इस बार जो होने वाला है, जो इस बार होने वाला है वो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। रीजन, ये यहां पे कार्बेनाइन के साथ आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को चेक नहीं कर सकते हो, कार्बेनाइन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन चेक नहीं होगा। तो कहां कहां पे होता है? डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, आप इस डबल बॉन्ड होते हुए भी इनको काउंट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहां पर ये इफेक्ट दिखाएगा अपना, ये इफेक्ट दिखा रहा है कार्बेनाइन, इसलिए आप अल्फा काउंट नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। यहां पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ले जाना है। इसमें 2 अल्फा हैं और इसमें 3 अल्फा हैं, तो यहां पे अल्फा कम होने चाहिए, ध्यान रखना। कार्बेनाइन का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसके बाद कल करेंगे, क्योंकि आज आपकी बायो की क्लास लगी हुई है और फिजिक्स वगैरह की भी लगी हुई है, तो केमिस्ट्री इतना ही करते हैं, कल कर लेंगे इसे, है ना।